हम लोगों ने कल एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर ये कैसे किया जाएगा ये देखा। एक्शनेबल क्लेम मान किसे रहे थे? जंगम संपत्ति में के हित का दावा या अप्रतिभूत ऋण। और अगर जंगम संपत्ति इसे एक्शनेबल क्लेम के रूप में डिस्क्राइब ये किया जा रहा है तो वो जंगम संपत्ति दावेदार यानी जो एक्शनेबल क्लेम का होल्डर खुद को होने का दावा कर रहा है उस व्यक्ति के कब्जे में ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कब्जा दो प्रकार से हो सकता है। एक चीजें आपके प्रत्यक्ष कब्जे में हो सकती है और दूसरा चीजें आपके रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हो सकती है। आप घर पर जो चीजें छोड़कर आए हैं वे आपके कब्जे में नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इसमें है। और जो चीजें इस समय आपके पास हैं वे आपके प्रत्यक्ष कब्जे में है। तो अगर जंगम संपत्ति में के हित का दावा इसे एक्शनेबल क्लेम के रूप में वर्णित किया जा रहा है तो वो दावेदार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे इसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ऋण अगर इसे एक्शनेबल क्लेम के रूप में यह वर्णित किया जा रहा है तो वो अप्रतिभूत होना चाहिए। यानी दो चीजें एक्शनेबल क्लेम हो सकती हैं, ऋण या जंगम संपत्ति में के हित का दावा, और दोनों अब आपका एक्शनेबल क्लेम बन जाए इसके लिए उसमें एक एक चीज और होनी चाहिए। ऋण है तो अप्रतिभूत होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन ये होना चाहिए। और लोन की सिक्योर्ड लोन मीनिंग देयर बाय लोन की वापसी, ये जब किसी ढंग से सिक्योर्ड होती है तो उस लोन को सिक्योर्ड लोन ये कहा जाता है। लोन की वापसी सुनिश्चित होने के तरीके, गिरवी, बंधक, ठीक है, हाइपोथेकेशन आदि आदि, ये सारे तरीके हैं। तो अगर लोन है तो अप्रतिभूत होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें हित का दावा ये एक्शनेबल क्लेम के रूप में एक्शनेबल क्लेम का होल्डर ये वर्णित कर रहा है तो वो जंगम संपत्ति स्वयं उसके न तो कंस्ट्रक्टिव और न ही, ठीक है, प्रत्यक्ष कब्जे में, डायरेक्ट पोजीशन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसी में नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, सिविल न्यायालय दोनों दशाओं में उसे अनुतोष देने के लिए आधार के तौर पर स्वीकार करता हो। यही एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन है। और अगर ऐसा कोई एक्शनेबल क्लेम इसके आप धारक हैं तो आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी और वो ये थी कि 1 to 37 ये जो प्रोविजंस हैं ये जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों पर लागू है। और 37 के बाद जो सेक्शंस हैं ये स्थावर संपत्ति को लागू होते हैं। और 130 37 के बाद आता है। कल हम इस विषय पर, ठीक है, आपका वो लगा रहे थे, मतलब प्रमाण दे रहे थे कि एक्शनेबल क्लेम को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ये माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी ये स्थावर संपत्ति ये बनता है। नहीं, ये कहा है किताब में ना कि 1 से 37 तक दोनों पर, और 37 के बाद केवल स्थावर संपत्ति पर। 130 37 के बाद है। तो हम देख रहे थे कि स्थावर संपत्तियों के अंतरण की एक विशेष प्रक्रिया ये सब जगह दिखाई दे रही थी। वो विक्रय हो, वो बंधक हो, वो पट्टा हो, विनिमय हो, इनके अंतरण की एक विशेष प्रक्रिया। आप इन्हें ऐसे ही जैसे चाहे ट्रांसफर कर दें, ये नहीं स्थिति थी। सेक्शंस थे, वो बता रहे थे कि अगर आप स्थावर संपत्ति को इस प्रारूप में अंतरित अर्थात ट्रांसफर ये करना चाहते हैं तो आपको अंतरक के तौर पर ये करना होगा। यही स्थिति एक्शनेबल क्लेम की है।
अगर आप एक्शनेबल क्लेम के होल्डर हैं और उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये बात 130 में बताई है और कहा है कि लिखित डीड, इसके माध्यम से, लिखित लिखत, इसके माध्यम से ही आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर ये कर सकते हैं एज ए अंतरक। और वो आपका या तो आपके द्वारा लिखित हो और या आपके प्राधिकृत ऑथोराइज एजेंट इसके द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हो। आपने ऐसे कर दिया और मूल ऋणी, इसे कोई सूचना नहीं है, ठीक है। जो मूल ऋणी था यानी जिससे ऋण आपको चाहिए था उसे कोई सूचना नहीं है अनियोज्य दावे के अंतरण की, और मूल ऋणी उस अनियोज्य दावे के बारे में कोई व्यवहार करता है तो उसके द्वारा किया गया हर व्यवहार इसके अध्ययन ही अंतरति इसे अनियोज्य दावा प्राप्त होगा। यानी अंतरक आप हैं एक्शनेबल क्लेम के होल्डर, तो इसका मतलब यह हुए आप लेनदार हैं। एक्शनेबल क्लेम का जो होल्डर होगा वो होगा कौन, लेनदार। और दूसरा व्यक्ति ऋणी होगा जिससे एक्शनेबल क्लेम, जिसके विरुद्ध प्रवर्तित होना, आपने उसे कोई सूचना दी नहीं। ठीक है, आपकी संपत्ति है, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो किसी को सूचना दी भी क्यों जाए, देने का कोई मतलब भी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम तो प्रॉपर्टी मानी गई है। जब एक्शनेबल क्लेम के हम होल्डर हैं इसका मतलब हम प्रॉपर्टी होल्डर हैं। मूल ऋणी उसके विरुद्ध हम एक्शनेबल क्लेम का प्रवर्तन ये कराएंगे, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तो एक्शनेबल क्लेम जो मूल ऋणी है, ठीक है, उसके विरुद्ध हम धारित कर रहे हैं एक्शनेबल क्लेम के रूप में। हम उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम इस मूल ऋणी को सूचना क्यों दें, सूचना देने का कोई जस्टिफिकेशन ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि हम जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो अंत रहती मेरे समान अधिकारों को धारित ये करेगा, तो सवाल ये मूल ऋणी को भी तो इस बात की सूचना मिलनी चाहिए कि अब मेरे स्थान पर वो प्रतिस्थापित हो गया है, चाहे सूचना हम दें चाहे आप दो, यानी अंतर्गति के तौर पर उसे कोई सूचना मिली नहीं रही, वो अपने आप को एक्शनेबल क्लेम के पेमेंट के अधीन ये मान रहा है। और उसने क्या किया, अंतर्गति उसे तो वो जानता ही नहीं, वो तो आपको मानता है एक्शनेबल क्लेम का होल्डर। आपके प्रति उस एक्शनेबल क्लेम के संबंध में कोई व्यवहार ये उसने किया, कोई व्यवहार किया, उसने वापस किया, काट लिया फुली, आपके अधिकार को ऑनर किया, और आपने भी उस ऑनर के प्रति कोई आपत्ति ये दर्ज नहीं कराई, क्योंकि आपको तो फायदा ही हो रहा, और आप बहुत अच्छे आदमी होंगे इसकी कौन सी गारंटी है। समाज में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे आदमी के तौर पर चित्रित ये किया जा सकता है। अगर सारे लोग अच्छे ही होते कानून की जरूरत ये कहां होती। कानून है इसका मतलब ये है कि समाज में बदतमीज हैं, ठीक है, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो आप मिनिमम नागरिक हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ इसे फॉलो करना या इसे मानना ये तो आपकी व्यवस्था और मजबूरी है, और कानून में तो न्यूनतम सिद्धांत जिंदा रहने के ये दिए जाते हैं। भाई किसी को मारना नहीं चाहिए ये कानून कहता है, लेकिन नैतिकता कहती कि
मारना तो नहीं ही चाहिए, उसे जिंदा रहने में मदद यह भी देनी चाहिए। तो नैतिक होना ठीक है या लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना यह ठीक है? और अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो आप कितने अच्छे आदमी हैं, जरा इसी से अंदाजा कर लीजिए। और दुर्भाग्य यह है कि लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना ये बड़े गर्व की बात मानते हैं, गर्व की, लेकिन ये लुच्चों के बीच गर्व की बात है। मॉरल होना यह गर्व की बात है। अगर आप मॉरल हैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होंगे, लेकिन लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हुए आप मॉरल न हो यह संभव है। और हम सबकी स्थिति कमोवेश यही है। एफआईआर हम में से किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जरा अंदर झांकिए कि हम कितने बेहतर आदमी हैं। अगर कानून ना हो तो एक क्षण नहीं लगेगा कानून द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे आने में। और जो मॉरलिटी या नैतिकता को मानने वाला आदमी, कानून हो ना हो उसे हमेशा याद होता है कि हम कहीं अकेले नहीं है, भगवान तो कम से कम हर जगह हमारे साथ है। वो तो देख ही रहा, कोई ना देखे और वो भी ना देखे तो हम तो देख रहे हैं कम से कम कि हम गलत कर रहे हैं, तब बात अलग हो जाती है। तो ये जो मूल ऋणी है, इसे कोई सूचना संबंधित संव्यवहार की नहीं है। अंतरक, इसने अंतरथी को एक्शनेबल क्लेम ये ट्रांसफर कर दिया। तो मूल ऋणी तो अंतरक को अपना लेनदार ये जानता है, उसे क्या मालूम कि तुम अंतरथी को ट्रांसफर कर चुके। इट वॉज योर ड्यूटी, आप इन्फॉर्म करते। क्यों? वो उस अंतरण की लिखत का पक्षकार ये तो नहीं था। यदि होता तो बात अलग है। अंतरण की लिखत का पक्षकार अगर वो होता तब बात अलग है, लेकिन यदि वो अंतरण की लिखत का पक्षकार नहीं है तो इंफॉर्मेशन तो आप देंगे, और यदि नहीं देते तो फिर बात यह होनी चाहिए कि अगर वह उस एक्शनेबल क्लेम के संबंध में इस अनुयोज्य दावे के अंतरण के अंतरक अर्थात मूल एक्शनेबल क्लेम के लेनदार से कोई व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को ऊपर रखा जाना चाहिए और इसके अधीन जो कुछ बचे वो अंतरथी को मिलना चाहिए। यही न्याय की बात है, और चूंकि यही न्याय की बात है इसलिए 130 पैरा सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था, उसने लिखा भी यही था कि यदि मूल ऋणी के द्वारा इस अंतरण की लिखत के अभाव में, ठीक है, जिसके साथ व्यवहार किया जाता अर्थात अंतरणकर्ता के द्वारा अर्थात मूल रूप से एक्शनेबल क्लेम के होल्डर के साथ उसके साथ कोई व्यवहार किया जाता है तो वह हर व्यवहार ऊपर रखा जाएगा और उस व्यवहार के अधीन ही इस अनुयोज्य दावे का अंतरथी अनुयोज्य दावे में हित को प्राप्त करेगा। यदि मूल ऋणी अंतरण की लिखत का पक्षकार नहीं है और उसे कोई सूचना भी इस अंतरण के संव्यवहार की नहीं दी गई है, सूचना किस प्रकार से दी जानी है इसके संबंध में उसने कहा था कि एतस्मिन पश्चात यथा उपबंधित तरीके से सूचना यदि नहीं दी गई, इसके मतलब सूचना अनुयोज्य दावे के अंतरण की ये किस प्रकार से मिलनी चाहिए आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं रहा कि एज यू विश, स्थिति ये नहीं है। क्यों? कानून सब कुछ निश्चितता के साथ निश्चित कर देना चाहता है, क्योंकि कानून की जरूरत जहां पर पड़ेगी वहां अक्सर एक पक्ष तो कम से कम झूठ बोल ही रहा होगा और जिसको झूठ का न्याय निर्णय करना होगा वो उस समय मौजूद ये नहीं रहा होगा, क्योंकि न्याय निर्णय की स्थिति न्याय निर्णय के लिए रेफर किए गए तथ्यों के उत्पन्न होने के लगभग
ठीक है, कम से कम घंटों बाद तो आई ही होगी, अन्यथा सामान्य दशाओं में तो महीनों बाद और सालों बाद आती है। भाई एक संव्यवहार आज हुआ, उस संव्यवहार के बारे में विवाद ये आज के बाद होगा, और विवाद के बाद उसको न्याय निर्णय के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित आज के बहुत बाद यह किया जाएगा। तो जो न्याय निर्णायक होंगे वे उस संव्यवहार की विशिष्टियों को कैसे जानेंगे? कोई तरीका ये तो नहीं है उनके पास, कोई टाइम मशीन थोड़ी है कि वो पीछे घुमाएंगे और वो सब कुछ उन्हें दिखाई दे जाएगा और वो न्याय निर्णय कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए तथ्यों में ठीक न्याय निर्णय हो, इसके लिए तथ्यों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया यह निर्धारित की जाती है ताकि न्याय निर्णय में आसानी हो। एक कहेगा हमने सूचना दे दी, दूसरा कहेगा दी नहीं, क्योंकि सूचना देने का तरीका यह भी हो सकता है कि कान में कहे हो कि ट्रांसफर हो गया, यह भी तो तरीका है कि कान में जाके कहे हो, यह भी तरीका है कि डुग्गी पिटवाओ, यह भी तरीका है कि एड दे दो टीवी पे और सब जगह। क्योंकि तरीके तो बहुत हो सकते हैं सूचना के, तो सूचना देने का कोई तरीका ये तो हमें निश्चित करना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखकर कि अनियोजित दावे का धारक गरीब भी हो सकता है और अमीर यह भी हो सकता है। ऐसा भी व्यक्ति अनियोजित दावे का धारक हो सकता है जो किसी प्रकार, ठीक है, सूचना देने में सक्षम इस तरह ना हो कि उसका प्रमाण आ सके आसानी से। इसलिए कानून उस अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को ध्यान में रखकर चीजों का निर्धारण यह करता है, क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़ा जो आदमी है वो जो कुछ कर सकता है वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ आदमी वो तो कर ही सकता है, क्योंकि 100 में 1 शामिल है, अधिकतम में न्यूनतम शामिल है, लेकिन न्यूनतम में अधिकतम शामिल नहीं होता। 1 में 100 नहीं होता, 100 में 1 होता ही होता है। बहुत मीठा है तो कम मीठा हो गई, लेकिन कम मीठा है तो बहुत मीठा नहीं होगा। इसलिए न्यूनतम तरीका सूचना का यह एक तस्मिन पश्चात यथाउपबंधित कर दिया गया, उसी तरह से सूचना आप देंगे। और कानून में ये जो होता है कि उसी तरह करिए काम को जैसा कानून कहता है, वो इसीलिए होता है ताकि न्यूनतम व्यक्ति भी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि ठीक ढंग से तथ्य उत्पन्न हुए या नहीं हुए इस विषय पर निर्णय ये किया जा सके। आप देखें 131 क्या कहता है, सूचना कैसे देनी है? सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना। अब लिखित और लिखित, वहां कहा था लिखित से अंतरण होगा, यहां कहता है सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना, रिटन और साइंड ये होगी। इससे फिर प्रतिध्वनित होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि लिखित अलग है, लिखित अलग है। और ये इससे भी तय होना चाहिए कि लिखित की अंग्रेजी रिटन है और लिखित की अंग्रेजी डीड है। लिखित डिफाइन है धारा 3 टीपीए में, और लिखित को डिफाइन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उससे जिस कॉन्सेप्ट को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? स्पीकर, वक्ता लिखित कहने के माध्यम से जिस संदेश को, ठीक है, भेजता है वह समाज में बहुत अच्छे से समझा जाता है। इसलिए इस शब्द को डिफाइन करने की कोई जरूरत है भी नहीं। 131 कहता है कैसा, ये जो सूचना है इसका लिखित और हस्ताक्षरित होना। मार्जिनल नोट में किसके द्वारा लिखित होनी चाहिए और किसके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, ये जो सेक्शन 131 है इसकी बॉडी में बताया गया है। कहता है अनियोज्य दावे के अंतरण की हर सूचना लिखित होगी और अंतरक या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा
या अंतरक के हस्ताक्षर से इनकार करने की दशा में अंतरति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसमें अंतरति का नाम और पता कथित होगा। अंतरण कर्ता के बारे में यह नहीं कहा कि अंतरणकर्ता का नाम और पता भी कथित होगा, उसके बारे में नहीं कहा, अंतरति के बारे में कहा। और अंतरति का दायित्व प्रारंभ कब होगा सूचना देने का? जब अंतरक सूचना नहीं देगा। अंतरक ने दे दी तो कोई बात ही नहीं है। अंतरक खुद दे दे या अपने ऑथराइज एजेंट से दिलवा दे, वो नहीं देता तो अंतरति का दायित्व है कि खुद दे या अपने एजेंट के द्वारा दिलवा दे। एजेंट भी ऑथराइज होना चाहिए, लिखित और हस्ताक्षरित इस रूप में दे, लेकिन अंतरक को नाम और पता नहीं देना है, अंतरति को नाम और पता यह भी देना है। इसलिए क्योंकि अंतरक वो व्यक्ति है जिसे मूलनी जानता है, उसकी ओर से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तस्दीक कर सकता है, ठीक है, वो मालूम कर सकता है कि वाकई अंतरक की ओर से आई या नहीं आई। और अंतरति के साथ ये तय नहीं है कि उसे वो जानता ही हो, क्योंकि अंतरति वो होगा जिसे अंतरक ट्रांसफर करेगा। तो सूचना की प्रामाणिकता, भाई कोई मूल ऋणी को नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सूचना दे सकता है कि अंतरति की ऋण अंतरित हो गया है और उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया, हमने दे दी, हमें अंतरित हुआ और वो उसे दे दे। अब ये अजीब ही झंझट ये पैदा हो गया। इसलिए उसने लिखा कि अंतरति का नाम और पता अभिकथित होगा, ताकि अगर सूचना को ठीक है प्रमाणित करने की जरूरत पड़े, सूचना कि जेन्युइननेस इसे चेक करने की जरूरत पड़े तो वो आसानी से की जा सके। कानून यहां तक सोचकर बनाया जाता है। और फिर जब आप कहते हैं कि हम कानून को बेवकूफ बना लेंगे, यानी स्मार्टनेस दिखाते हैं कानून के सामने, तो कानून के इंप्लीमेंटेशन में जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं, उनकी वजह से कानून में खामी ये दिखाई देती है। कानून अपने में एकदम ठीक होता है, ठीक है। तो कहता है अंतरति का नाम और पता यह अभिकथित होगा। यह उसने अंतरक के बारे में ये बात नहीं कही है, ठीक है। फिर अनुयोज्य दावे के अंतरति का दायित्व, जो अंतरति है अनुयोज्य दावे का, ठीक है, उसका दायित्व क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप हमसे कोई चीज लोगे तो हम वो चीज आपको उसी सीमा और विस्तार तक दे सकते हैं जिस सीमा और विस्तार तक हम स्वयं उस चीज को धारित करते हैं। उससे अधिक सीमा और विस्तार तक हम आपको वो चीज दे ही नहीं सकते। तो 132 कहता है कि यद्यपि अनुयोज्य दावा अंतरति को ट्रांसफर हो गया, लेकिन अनुयोज्य दावे का धारक ये अगर उन्हें किन्हीं उस अनुयोज्य दावे को किसी दायित्व या साम्याओं के अधीन धारित करता था, तो अंतरति को भी जो अनुयोज्य दावा पहुंचेगा उन्हीं दायित्वों और साम्याओं के अधीन। साम्य यानी ऐसा हक जिसे न्याय के दृष्टिकोण से उस अनुयोज्य दावे के विरुद्ध, ठीक है, समायोजित किया जाना, यह समुचित और उचित माना जाएगा। हमें इनसे 1 लाख रुपए का अनुयोज्य दावा, ये शोध है, अर्थात इनके ऊपर, शोध के अंग्रेजी ड्यू ये होती है, मेरे 1 लाख रुपए ड्यू हैं इन पर, 1 लाख रुपए हमें इनसे शोध दें, इन्हें हमसे 20,000 चाहिए, तो इनके 20,000 का क्लेम, ये भी तो मेरे 1 लाख के क्लेम के विरुद्ध समायोजित किया जाना, यह समुचित माना जाएगा। इसके मतलब 1 लाख का अनुयोज्य दावा हम 20,000 की साम्या के अधीन धारित करते हैं।
ठीक है ना। 1 लाख रुपया हम धारित करते हैं, लेकिन इन 1 लाख रुपयों पर किसी के भरण पोषण का भार है, उसमें से भरण पोषण की रकम ये हमें किसी को देनी है, तो हम ट्रांसफर करेंगे तो दायित्व के अधीन है ना 1 लाख रुपए। तो अनियोज्य दावे का अंतर्गति अनियोज्य दावे को उन साम्याओं और दायित्वों से मुक्त होकर प्राप्त कर ले जिन दायित्वों और साम्याओं के अधीन अनियोज्य दावे का धारक उस अनियोज्य दावे को धारण करता था। यह संभव नहीं है, क्योंकि कानून अन्याय का पक्षधर यह नहीं हो सकता। कानून इस ढंग से पढ़िए ना कि न्याय करने को, ठीक है, बनाया गया है। यह न्याय का उपकरण है, ठीक है। वही कि साइंस इसलिए पढ़ना है कि वो जीने की कला है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। साइंस इसलिए थोड़ी पढ़ने के नंबर लाने हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो आपके जीवन को सुरक्षित रखेगी। ठीक है, हमने चर्चा की थी कि कोविड हुआ, आपके हाथों में वायरस है, वो इतना सूक्ष्म है कि आपको दिखाई नहीं देता। तो साइंस इसलिए पढ़ना कि साइंस हमें बताती है कि 24 सेकंड हाथ मलने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो वसा का, ठीक है, लेयर है वायरस पर, वही उसके जीवन का आधार है। और जब तक वो वायरस, जब तक वो फैट की लेयर हटेगी नहीं, तब तक वो जीवित अवस्था में बना रहेगा और आपको लगेगा कि मेरे हाथ साफ है, लेकिन वो साफ नहीं होंगे। और ये कौन बता रहा है? साइंस। तो साइंस जीवन का आधार है, इसलिए उसे सीखना। उससे आपको कोई नंबर मिलेंगे, नंबर तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने ओरिजिनल वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हुए वो नंबर लाने के लिए पढ़े थे। जेम्स वाट ने नंबर चाहे थे, एडिसन ने नंबर चाहे थे, वो तो पढ़े थे? पढ़े भी नहीं थे, उन्होंने तो अनुभव किया था। इसके मतलब ज्ञान की जो सही पद्धति है ज्ञानार्जन की, वो क्या है? अनुभव, न कि पढ़ना। पढ़ना शॉर्टकट है, ठीक है, पढ़ना तो शॉर्टकट है, क्योंकि अनुभव करने में लग गए हैं। तो एक जिंदगी एक अनुभव को काफी होगी। और ये मूर्खता भी है कि हमसे पहले जो लोग जहां तक अनुभव करके चले गए, उनके अनुभवों को हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा ये जान लेंगे, उसके आगे हम अनुभव करेंगे, तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी अनुभव के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम एक जगह पर रुके रहेंगे, क्योंकि आपने जो अनुभव किया वो हम भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपका अनुभव होने में आपका जीवन लग जाएगा, मेरा अनुभव होने में हमारा जीवन लग जाएगा, और रिजल्ट सेम होगा। तो सेम रिजल्ट के लिए अनेक जीवनों को खपा देना ये युक्ति संगत नहीं हो सकता, इसलिए किताब बनती है, अन्यथा किताब की कोई जरूरत नहीं। तो कानून न्याय का उपकरण है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। और जब उस रूप में आप देखते हैं तो वो बड़े क्लियर समझ में आता है, बड़े क्लियर कॉन्सेप्शन के साथ ये समझ में आता है। 132 कहता है अनियोज्य दावे का अंत रहती है, उस अनियोज्य दावे को उन्हीं साम्याओं के अधीन धारित करेगा जिन साम्याओं के अधीन अनियोज्य दावे का धारक यह धारण करता था। ठीक है, इलस्ट्रेशन कहता है, ठीक है, ए ट्रांसफर टू सी डेप्ट ड्यू टू हिम बाय बी। ए सी को वह ऋण अंतरित कर देता है जो ऋण उसे बी से शोध है, यानी बी से जो ऋण चाहिए। ए बीइंग डन इंडेप्टेड टू बी, सी सूज बी फॉर डेप्ट ड्यू बी टू ए। ठीक है, उसे ट्रांसफर हो गया सी को। ठीक है, तो जो ऋण, ठीक है, ए को बी से चाहिए था, उस ऋण को सी बी से मांग रहा है, क्योंकि उसे ट्रांसफर है। ठीक है, इन सच सूट बी इज इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द डेप्ट ड्यू बाई ए टू हिम।
ठीक है, इस मुकदमे में यद्यपि मुकदमा लाए कौन? सी, लेकिन बी उस ऋण को समायोजित कराने का, सेट ऑफ कराने का, मुद्रा कराने का हकदार है, जो उसे ए से चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि ए के विरुद्ध उसका भी तो क्लेम था। वो बी ये नहीं कह सकते कि साहब वो तो ए थोड़ी मुकदमा लाए, हम लाए, हमें ट्रांसफर। एक्शनेबल क्लेम तो आप उन्हीं दायित्व और साम्याओं के अधीन धारित करेंगे जिन दायित्व और साम्याओं के अधीन। ये थोड़ी होगा कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जाओ और इन्हें जो चाहिए वो, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका भी पैसा पैसा ही है। तो ए यानी जो अंतरक था वो जिन दायित्व और साम्याओं के अधीन धारित करा था, अंतिरति भी उन्हीं दायित्व और साम्याओं के अधीन। ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द सेट ऑफ फॉर दैट सम विच इज ड्यू, ठीक है, टू हिम फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ कहता है ऑल्दो शी वाज अनअवेयर ऑफ एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, यद्यपि यह भी स्थिति है किसी को यह मालूम भी नहीं था जिस डेट पर उसने अनुयोजित दावे का अंतरण स्वीकार किया था कि कोई ऋण ए से बी को भी चाहिए, यह बात मालूम भी नहीं थी। इस सूचना का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह आपका 132 कह रहा है। 133 क्या कहता है? कह रहा है, सेकंड इलिस्ट्रेशन है वो अपने आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं। 133 क्या कह रहा है? वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर। ठीक है भाई, ये इक्विटेबल माना जाएगा कि हमें जिससे ऋण चाहिए, ठीक है, उस ऋण को वापस करने की क्षमता उस ऋणी में होनी चाहिए, तभी हमें उस ऋण को किसी को ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो ऋणी, उसकी जो शोधन क्षमता है, उसकी जो सॉल्वेंसी है, आप बैंक से प्रमाणित कराते हैं, कहते हम सॉल्वेंसी बनवा रहे हैं, बैंक प्रमाणित करती है कि नहीं ये इनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति ठीक, जिस सामान्य भाषा में कहें तो कहेंगे कि इनकी औकात ठीक है। सॉल्वेंसी आपकी आर्थिक औकात को दर्शित करती है, ठीक है, आपकी शोधन क्षमता को दर्शित करती है कि वाकई 10 लाख रुपए तुम मांग तो रहे हो, वापस कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप अनुयोज्य दावे को ट्रांसफर कर रहे हो अंतरक के तौर पर किसी व्यक्ति को, तो मूल ऋणी की शोधन क्षमता उस समय तो ठीक होनी चाहिए जिस समय तुम ट्रांसफर कर रहे हो। नहीं तो जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसे ट्रांसफर क्या खाक कर रहे हो। मूल ऋणी दिवालिया हो चुका है। ठीक है, मूल ऋणी दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ ही नहीं। यद्यपि दिवालिया के पास कुछ ना हो, यह नहीं होता, दिवालिया के पास अरबों हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो देनदारी है उतनी रकम तो नहीं है उसके पास, तभी तो दिवालिया है। ठीक है, तो दिवालिया वो हो चुका है ऑलरेडी। अब तुम अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किए दे रहे हो दूसरे को, तो जिसे ट्रांसफर कर रहे हो उसे तो बवाल ट्रांसफर कर रहे हो, एक्शनेबल क्लेम कहां ट्रांसफर कर रहे हो? इसे तो तुम एक्शनेबल क्लेम नाम दे रहे हो, तो ऐसे तो तुम गधे को गाय नाम दे दोगे तो गधा गाय तो नहीं हो जाएगा। तुम गधे को गाय कहना शुरू कर दो और गाय को गधा कहना शुरू कर दो, तो तुम्हारे कहने से क्या होता? न तो तुम्हारे कहने से गधे में गाय के गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ना गाय में गधे के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तुम कोई ऐसे सत्यवादी ऋषि मुनि तो नहीं हो कि ईश्वर ये सिद्धांत कर दे कि तुम्हारी जबान से जो निकलेगा बस वही सच हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो सवाल यह है जो ऋणी की शोधन क्षमता है, ठीक है, मूल ऋणी की, वो तो होनी चाहिए उसमें। नहीं तो तुमने एक्शनेबल क्लेम कहां उसे ट्रांसफर किया? तुमने तो बवाल ट्रांसफर किया। कहे तुम ये रहे कि तुमने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया है, तो तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं होता। इसलिए ये लिखा गया है 133 में कि अगर एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर है तो यह माना जाएगा कि ट्रांसफेरर यानी अंतरक ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी ले रहा है। और वारंटी एक कॉन्टेक्ट है जिसे माल विक्रय अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है, वारंटी में होता क्या है? जैसे आप वस्तुओं की वारंटी दी जाती है,
वस्तुओं की वारंटी में क्या होता, वस्तु वापस नहीं होगी, बल्कि उसमें जो खराबी है उस खराबी को क्योर किया जाएगा विदाउट एनी फर्दर पेमेंट। ये वारंटी है, और गारंटी में रिप्लेस होता है, ठीक है ना। तो वारंटी ले रहा है, यानी अगर मूल ऋणी ये सॉल्वेंट नहीं पाया गया, उससे पैसा अंतिरति वसूल नहीं सकता अनियोजित दावे के तौर पर जो चाहिए, तो यह माना जाएगा अंतरक ने उसकी वारंटी ली थी शोधन क्षमता की, अर्थात अंतरक फिर अंतिरति के प्रति दायित्व के अधीन होगा, ठीक है ना। और आपने देखा था अनियोजित दावे का अंतरण प्रतिफल के लिए और प्रतिफल के बिना दोनों हो सकते थे, ठीक है, दोनों तरीके से। यानी यह भी हो सकता है कि अंतिरति को या अंतिरति ने कोई प्रतिफल इसको न दिया हो अंतरक को अनियोजित दावे के अंतरण के संबंध में, लेकिन फिर भी माना यह जाएगा कि चूंकि अनियोजित दावे का अंतरण इसने अंतिरति को किया, प्रतिफल के बिना किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल ऋणी अगर सॉल्वेंट नहीं निकला तो वो अंतिरति यद्यपि अप्रतिफल अंतिरति है, उसने कोई पैसा नहीं दिया, फिर भी संपत्ति तो आपने ट्रांसफर की, आप देंगे पैसा। लेकिन एक चीज और न्यायोचित दिखाई देती है, वो न्यायोचित क्या दिखाई देती है कि अगर ये जो मूल ऋणी है अंतरण के दिनांक पर सॉल्वेंट था और आगे इंसॉल्वेंट हो गया, भाई ये तो जरूरी नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति आज जैसी है कल भी वैसी ही रहेगी। मूल ऋणी उस समय उसकी शोधन क्षमता ठीक थी, जिस समय अंतरक ने अंतरण किया अनियोजित दावे का, उस समय उसकी शोधन क्षमता में कोई खराबी नहीं थी, आगे वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वारंटी नहीं मानी जाएगी। ये वारंटी उसी क्षण की मानी जाएगी जिस क्षण अंतरक ने अनियोजित दावे का अंतरण किया था। ये वारंटी अन्य किसी समय को लागू नहीं होगी, लेकिन कब तक, जब तक दोनों के बीच तत्व प्रतिकूल करार ये ना आ जाए। ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसफेरी है, यानी जो अंतरति, यानी जिसको अनियोजित दावे का अंतरण हो रहा है, वो और अनियोजित दावे का अंतरक परस्पर ये संविदा कर ले कि इस अंतरण के दिनांक के पश्चात अगर मूल ऋणी की शोधन क्षमता, ठीक है, इस लायक नहीं बचती कि इस अनियोजित दावे का भुगतान ये मूल ऋणी कर पाए, अर्थात इस अनियोजित दावे को शोध किया जा सके अंतिरति के द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध, तो हम दायी होंगे। आज के बाद भी अगर इसकी शोधन क्षमता खत्म हो जाती तो हम दायी होंगे। अगर तत्प्रतिकूल इस ढंग का कोई करार आ गया दोनों के बीच तो बात अलग हो गई। अन्यथा सामान्य स्थिति यह रहेगी कि अगर अनियोजित दावे के अंतरण की जो लिखत तैयार हुई है उसमें इस ढंग की कोई गारंटी शामिल नहीं की गई है, तो गारंटी उसी समय के लिए मानी जाएगी जिस दिनांक को और जिस समय पर अनियोजित दावे का अंतरण किया गया था, ठीक है। उस समय उसे उसकी शोधन क्षमता ठीक होनी चाहिए, इस बात की वारंटी आप दे रहे हो, यह माना जाएगा। उसके बाद अगर खराब हो गई तो अनियोजित दावे का अंतिरति अनियोजित दावे के अंतरक से कुछ भी नहीं पा सकता, ठीक है, वो मुक्त है, ठीक है। लेकिन तत्प्रतिकूल करार दोनों कर लेंगे तो बात ये अलग होगी। ये 133 कह रहा है। 134 कहता है, देखिए, अनियोजित दावे का बंधक के रूप में, ठीक है, ट्रांसफर ये भी हो सकता है। हम लोगों ने कल भी कहा था कि अनियोजित दावे का बंधक के तौर पर ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि देखिए 134 कहता है मोर्टगेज डेब्ट, वेयर ए डेब्ट इज ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट सो ट्रांसफर्ड, जहां की ऋण वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अंतरित किया जाता है, ठीक है। हमें 1 लाख रुपए इनसे चाहिए और हमें 50,000 रुपए इन्हें देने हैं, ये गारंटी चाह रही है हमसे, ठीक है, कि हम 50,000 तुम्हें दे तो देंगे, लेकिन भाई कोई कहे तो हमने, इन्होंने
गारंटी ले ली कि भाई अगर ये वापस नहीं कर पाएंगे, हमें इनसे 1 लाख चाहिए, हम उसमें से 50,000 तुम्हें दे देंगे। तो और वो जो इन्हें हमसे चाहिए था वो अनसिक्योर्ड लोन था, तो अनियोज्य दावा था भाई, अनियोज्य दावा था ना, वो अनसिक्योर्ड लोन था जो इन्हें 1 लाख हमसे चाहिए थे। उसके अगेंस्ट हमने इन्हें कोई सिक्योरिटी ये नहीं दे रखी, ठीक है। और वो सिविल न्यायालय के तौर के द्वारा आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है ना, 1 लाख रुपया, क्योंकि अभी लिमिटेशन में है, सारी चीजें ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए अनियोज्य दावा है। हमने 50,000 इनसे उधार लेना चाहिए। ये कहती है कि नहीं भाई किसी से गारंटी दिलाओ रीपेमेंट की, ठीक है, रीपेमेंट की गारंटी ये दिलवाओ। तो इनके 50,000 के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए आए, हमने इनसे कहा, इन्होंने इनसे कहा कि ठीक है, इनसे तो हमें 1 लाख चाहिए, ठीक है, इन्हें 1 लाख चाहिए इनसे, हम आपको, ठीक है, लिखित दे रहे हैं, अंतरण की लिखित द्वारा, ठीक है, कि अगर ये नहीं देंगे तो हम आपके प्रति 50,000 रुपए के देनदार होंगे या 1 लाख रुपए के देनदार होंगे। तो ये ऋण जो अनियोज्य दावे के तौर पर इन्हें चाहिए था हमसे, ये पूर्णता इनके पास नहीं गया, हम नहीं देंगे तो, ठीक है ना, तभी तो गया। तो क्या हुआ, अनियोज्य दावे का बंधक ये हुआ है। तो बंधक क्या है, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी एक हित का अंतरण जो किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी ऐसे वचनबद्ध के, हम इनके प्रति, ठीक है, वचनबद्ध हो रहे हैं ना कि हम इतने समय में वापस कर देंगे, या ऐसे वचनबद्ध के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जिससे धन संबंधी दायित्व तो पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है इनके प्रति, वह अनियोज्य दावे का बंधक, ठीक है, ऐसा ही माना जाएगा, क्योंकि गिरवी यह है नहीं, ठीक है, गिरवी माल का उपनिधान है। गिरवी क्या है, माल का उपनिधान, जो ऋण की वापसी को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाए। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति उस ढंग की, जैसे हम लोग 58 में पढ़ के आए, यानी ऋण कोई ऐसा थोड़ा ही है जिसमें कोई काय हो, जिसकी कोई फिजिक्स हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो गिरवी ये हो नहीं सकती, हाइपोथेकेशन ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये बंधक माना जाएगा अनियोज्य दावे का, ठीक है ना। कल भी हम कह रहे थे कि अनियोज्य दावे का बंधक संभव है, और चूंकि अनियोज्य दावे का बंधक संभव है इसलिए इसे स्थावर संपत्ति माना जाएगा। अब ये जो अनियोज्य दावा इनके द्वारा इनके पास बंधक कर दिया गया, अब हमने पैसा नहीं दिया तो ये इस अनियोज्य दावे को वसूलेंगी, ठीक है। तो जब ये उस अनियोज्य दावे को वसूलेंगी न्यायालय की प्रक्रिया से, ठीक है, तो जो सेल प्रोसीड आएंगे, ठीक, अनियोज्य दावे को जब ये वसूलेंगी तो जो वसूलने के माध्यम से वसूली के आगम होंगे, उन आगमों को किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या सबसे पहले इन्हें पैसा मिल जाएगा इनका जो चाहिए, या इन्हें पैसा देने से पहले वसूली के आगमों में से कुछ अन्य चीजें निकाली जाएंगी। इन बात की व्यवस्था 134 में हुई है, ठीक है ना। 134 क्या कहता है, जहां के ऋण वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अंतरित किया जाता है, वहां ऐसे अंतरित किया गया ऋण यदि अंतरक द्वारा प्राप्त या अंतरिती द्वारा वसूल कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसके द्वारा वसूल कर लिया जाता है, तो वह प्रथमतः अंतरक तो यह हुई, चाहिए तो हमसे था ना, या तो इन्होंने वसूल लिया या इन्होंने वसूल लिया, जो भी स्थिति है, चाहे इन्होंने वसूला और चाहे इन्होंने वसूला, ठीक है। अगर वसूल लिया जाता है तो वह प्रथमतः ऐसी वसूली के खर्च चुकाने में, आखिर वसूली में भी तो कुछ खर्च हुए होंगे, या तो लोगों को लगाना पड़ा होगा या मुकदमा करना पड़ा होगा, कुछ तो खर्च हुआ होगा, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो इनका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हुआ तो प्रथमतः वसूली के खर्च, ठीक है, प्रथमतः वसूली के खर्च चुकाने में, और द्वितीयतः उस अंतरण द्वारा तो समय प्रतिभूत रकम की तुष्टि में,
या उस रकम मध्य उपयोजनी और अवशिष्टि यदि कुछ रहे अंतरक की या अन्य ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसे प्राप्त करने का हकदार है। सबसे पहले वसूली के खर्च, फिर जो ऋण चुकता करने के लिए वसूली की गई थी वो ऋण यानी इनका पैसा दिया जाएगा, फिर कुछ शेष रहे तो या तो इन्हें दे दिया जाएगा या उसे प्राप्त करने का जो हकदार हो उसे दे दिया जाएगा। तो 134 उस ऋण का विभाजन कर रहा है जो अन्योज्य दावे के तौर पर वसूला जाएगा अंतरक के द्वारा या अंतर्गति के द्वारा। 135 क्या कहता है? अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन के अधिकारों का समन्वय। देखिए, अग्नि बीमा पॉलिसी अपवाद के तौर पर ट्रांसफर नहीं होती है। कहा था अग्नि बीमा पॉलिसी और समुद्री बीमा पॉलिसियों का अंतरण अन्योज्य दावों के अंतरण के समान नहीं किया जा सकेगा। ठीक है ना, ये 130 में ही आ गया था। ठीक है, अपवाद में। और ये कहा था बीमा अधिनियम की धारा 38 पर इस सेक्शन का कोई प्रभाव ये नहीं होगा। इसका मतलब अग्नि बीमा पॉलिसी और समुद्री बीमा पॉलिसी इसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया धारा 38 बीमा अधिनियम वहां दी गई होगी। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे कि धारा हमने बीमा अधिनियम नहीं पढ़ा। हम अंदाज कर रहे हैं कि चूंकि यहां कहा अनुयोज्य दावों की भांति उनका अंतरण नहीं हो सकता, इसलिए संभवतः उनके अंतरण की प्रक्रिया धारा 38 में ही दी गई होगी। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है वो अग्नि बीमा द्वारा सिक्योर्ड है, उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो अग्नि बीमा के अधीन जो प्राप्त होगा वो आप ही के पास है। हम लोग शायद 49 वहां भी पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा था कि यदि किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, आग से बीमा किया गया है और उसमें आग लग जाती है तो उस अग्नि बीमा की पॉलिसी को रियलाइज किया जाता है, तो जो कुछ रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा, ठीक है, उसे प्रथमतः संपत्ति के यथापूर्व करण में लगाया जाएगा। इसके मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, अग्नि बीमा की पॉलिसी ट्रांसफर नहीं हुई थी। 49 से आया था, अंतरक सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा था। वही स्थिति अब अग्नि बीमा को भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अलग से आपको ट्रांसफर करना होगा। यह कह रहा 135 कहता अग्नि बीमा पॉलिसी के पृष्ठांकन या अन्य लेखन द्वारा ऐसे हर समनुदेशित को जिसमें बीमाकृत विषय वस्तु में की संपत्ति समनुदेशन की तारीख पर आत्यंतिक रूप से निहित हो, बाद के सब अधिकार ऐसे अंतरित और उसमें ऐसे निहित हो जाएंगे मानो उस पॉलिसी में अंतर्निहित संविदा स्वयं उससे ही की गई थी। अब अग्नि बीमा यानी सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम तो यह है कि जिस प्रॉपर्टी को अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करोगे तो भी अग्नि बीमा की पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होगी। सामान्य नियम तो यह है। अब आप अग्नि बीमा की पॉलिसी ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्रांसफर कैसे हो? एक तरीका 135 और संभवतः एक तरीका धारा 38 बीमा अधिनियम में होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन एक तरीका 135 का भी है। 135 क्या कहता है कि अग्नि बीमा पॉलिसी के पृष्ठांकन या अन्य लेखन द्वारा ऐसे हर समनुदेशित को जिसमें बीमाकृत वस्तु, ठीक है, बीमाकृत विषय वस्तु में की संपत्ति समनुदेशन की तारीख पर आत्यंतिक रूप से निहित हो। 135 कहती है कि अगर अग्नि बीमा पॉलिसी इसके अंतर्गत जो प्राप्त होने वाले अधिकार हैं उनका समनुदेशन ये आप करना चाहते हैं तो दो तरीके आपके पास हैं। या तो अग्नि बीमा पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन कर दीजिए, पीछे लिख दीजिए कि हमने असाइन किए इसके अंतर्गत राइट, या अलग से कोई लिखत या अन्य लिखत द्वारा, या अलग से कोई लिखत तैयार करिए। लिखत, लिखत इसका मतलब लिखित, लिखत ये तैयार करनी है, यानी डीड अलग से तैयार करिए और वो लिखिए। लेकिन ऐसी डीड या पृष्ठांकन द्वारा आप सिर्फ उसी व्यक्ति को अग्नि बीमा पॉलिसी के अधिकार समनुदेशित कर सकते हैं जिसके पास वह संपत्ति जिसके संबंध में अग्नि बीमा पॉलिसी है
ठीक है, समनुदेशन के दिनांक पर एब्सोल्युटली निहित है, उसी के पक्ष में। यह नहीं कि प्रॉपर्टी हमने इनको ट्रांसफर कर दी और अग्नि बीमा के अंतर्गत अधिकार इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, प्रशांकन द्वारा या लिखत द्वारा। यह नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। प्रशांकन द्वारा या अन्य लिखत के तैयार करने के माध्यम से अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं को प्राप्त अधिकार आप समनुदेशित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति के पक्ष में जिसके पास ऐसे समनुदेशन के दिनांक पर अग्नि बीमा पॉलिसी से संबंधित संपत्ति आतंतिक रूप से मौजूद है, जिसमें वो संपत्ति निहित है, उसी व्यक्ति के पक्ष में। यानी तरीका और व्यक्ति दोनों 135 में बताए उन्होंने, ठीक है। 136, ठीक है, 136 सामान्य पब्लिक पॉलिसी के नियम को अपने में समाहित कर रहे हैं। 136 क्या कहती है? न्यायालय से संसद ऑफिसरों की असामर्थ्य, ठीक है। कहता है कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी अथवा कोई भी ऑफिसर जो किसी न्यायालय से सुन सकता है, किसी अनुयोज्य दावे में किसी अंश या हित को न तो क्रय करेगा, न दुर्व्यापार करेगा, न उसके लिए अनुबंध करेगा, और न उसे प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और न कोई न्यायालय उसकी प्रेरणा पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या द्वारा दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी अनुयोज्य दावा प्रवृत्त करेगा जिसके बारे में उसने उपर्युक्त व्यवहार किया है। अगर यह नहीं होगा तो सब रिश्वत अनुयोज्य दावे के तौर पर लेंगे, खुलेआम रिश्वत लेंगे और कहेंगे हमारा तो अनुयोज्य दावा था इनके खिलाफ, खुलेआम रिश्वत लेंगे, ठीक है। वकील साहब उत्पीड़न करेंगे मुवक्किल का, अपनी फीस ले लेंगे और फिर बताएंगे 2 लाख रुपए हमारे इनके पास अनुयोज्य दावे के तौर पे और हैं, और मुकदमा करेंगे उस पर। इन्हें तो रोजी कचहरी आना, फीस पूरी ले ली भाई, अनुयोज्य दावे किसी ढंग से प्रतिभूत ऋण ये तो होंगे नहीं, वो सिंपल होंगे। तो अनुयोज्य दावे के तौर पर कोई विधि व्यवसायी, कोई न्यायालय कुछ ले ही नहीं सकता, सीधी बात, खत्म बात हो गई। उनका अनुयोज्य दावा आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अंतरति नहीं हो सकते अनुयोज्य दावे के, आपने किसी को दिया है वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अंतरति आप क्या कहा, हाँ, न तो क्रय करेगा न दुर्व्यापार करेगा, ठीक है। आप क्रय नहीं करेंगे, दुर्व्यापार नहीं करेंगे, अनुबंध नहीं करेंगे, और न उसे प्राप्त करने के लिए कोई करार करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। यानी वही आप अंतरति नहीं हो सकते अनुयोज्य दावे के, ठीक है, अन्यथा अवैध वसूली करने के उपकरण बन जाएंगे ये सब। इसलिए अंतरति, अनुयोज्य दावे का अंतरति होने की असामर्थ्य ये पैदा कर दी किसमें? न्यायाधीशों में, विधि व्यवसायियों में और न्यायालय से संसद ऑफिसरों में। ये नहीं हो सकते अनुयोज्य दावे के अंतरति। और खूब पूछी जाती है 136, खूब 136 खूब पूछते हैं, 137 खूब पूछते हैं, 131 खूब पूछते हैं, 132 खूब पूछते हैं, ठीक है। ये अनुयोज्य दावे के अंतरति आप नहीं हो सकते। और 137 जो कि लास्ट सेक्शन है टीपीए का, वो कहता है कि परक्राम में लिखतों की व्यावृत्ति, कहता इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं में कि कोई भी बात स्टॉकों, अंशों या डिवेंचरों को अथवा उन लिखतों को जो विधि द्वारा या रूढ़ि द्वारा तत्समय परक्राम्य है अथवा माल या हक की वाणिज्यिक दस्तावेजों को लागू नहीं। माल या हक की वाणिज्यिक दस्तावेजें कौन होती? माल या हक की रसीद, बिल्टी। आप रेलवे के पास अपना सामान छुड़ाने जाते हैं तो माल जो रेलवे लेके आई है उस पर आपका हक है, ये कैसे साबित करते हैं? बिल्टी दिखाकर। आप कहते हैं हमारे पास बिल्टी है, तो बिल्टी क्या हुई? माल पर हक की दस्तावेज, माल पर हक की दस्तावेज है ना, तो माल या हक की दस्तावेज है जो भी है, स्टॉक, अंश और डिवेंचर, शेयर जैसे होते हैं। स्टॉक और डिवेंचर क्या चीज होती है हमें नहीं मालूम। स्टॉक, अंश और डिवेंचर माल या हक की दस्तावेज है और परक्राम में लिखते हैं जो तत्समय प्रवृत्त विधि या रूढ़ि के द्वारा परक्राम में घोषित की गई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इनको
अनियोज्य दावा नहीं समझा जाएगा और ना अनियोज्य दावों की समान ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होंगे ये स्वयं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वहां लिखा है। वहां ट्रांसफर करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाना है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स वहां परिभाषित है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। वो कहता होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जो पर्याप्त प्रतिफल के लिए उसे धारित करता है। और ट्रांसफर करने का तरीका क्या? असाइनमेंट, सबनुदेशन, उसके पीछे पृष्ठांकन द्वारा। पृष्ठांकन दो प्रकार का हो जाएगा, निरंक पृष्ठांकन, ठीक है ना, और आपका, ठीक है, एब्सोल्यूट पृष्ठांकन, ठीक है ना। दो तरीके के पृष्ठांकन हम लोगों ने देखे थे, सारी चीजें देखी थी। तो अनियोज्य दावों के तौर पर अनियोज्य दावों का अंतरण कैसे होगा? 130 लिखत के माध्यम से, ठीक है ना। और वो तरीका आपको इसके लिए अपनाना ही नहीं है। परक्राम्य लिखतों का ट्रांसफर कैसे होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बता रहा। अंश, इनका ट्रांसफर कैसे होगा? वो आप जाते हैं, बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं, उनके लिए कोई लिखत थोड़ी लिखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए 137 कह रही है। स्टॉक डिबेंचर हमें मालूम ही नहीं क्या चीज होती है, तो हम बताएं क्या, ठीक है ना। लेकिन भाई सब चीजें हमें मालूम थोड़ी हो सकती। तो स्टॉक डिबेंचर, परक्राम्य लिखत, माल या हक की दस्तावेजें, ये ट्रांसफर कैसे होंगी? ये उन क्षेत्रों में प्रचलित कानून या रूढ़ियों द्वारा निश्चित है। तो इसलिए यहां पर एक्शनेबल क्लेम से संबंधित प्रावधान, जो ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर को शासित कर रहे हैं, वो लागू क्यों हो, ठीक है ना। तो 137 कहता है परक्राम्य लिखतों की व्यावृत्ति रहेगी। और 137 खूब पूछते हैं, खूब धड़ाधड़। एक्सेप्शन क्या कहता है? अच्छा, स्पष्टीकरण क्या है? कहता माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अंतर्गत, ठीक है, माल या हक की दस्तावेजों के अंतर्गत क्या क्या आ रहा? वहन पत्र, इसी को बिल्टी कहते हैं, डाक, वारंट, भंडागारिक प्रमाण पत्र, ठीक है ना। किसी भंडागारिक ने दिया है आपको सर्टिफिकेट कि फला जगह चले जाना, तुम्हारा माल वहां से मिल जाएगा, ये दिखाना, ठीक है ना। तो भंडागारिक प्रमाण पत्र, रेल रसीद, माल के परिधान के लिए वारंट या आदेश और ऐसी अन्य कोई भी दस्तावेज आती है जिसका व्यापार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी दस्तावेज, दस्तावेजों के उदाहरण उन्होंने दिए कि भंडागारी का प्रमाण पत्र, रेल वहन पत्र, ये सब उदाहरण है, ठीक है। और उनका ऐसा कोई भी दस्तावेज जो माल पर हक को साबित करता हो, उसके प्रमाण के तौर पर उपयोग किया जाता हो, ठीक है। या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को माल जिसके बारे में वह दस्तावेज है अंतरित करने या प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकन द्वारा, यानी इंडोर्समेंट के द्वारा, बैंक में इंडोर्समेंट जो आप करते हैं, ये सिग्नेचर बना दिए, इन्हें दे दो, ये लिख दिया, पृष्ठांकन द्वारा या परिधान द्वारा प्राधिकृत करती है या प्राधिकृत करने वाली तात्पर्यता, ऐसी कोई भी दस्तावेज, ये सारी की सारी, ठीक है, आपकी माल या माल या पर हक की दस्तावेजें ये समझी जाए, ठीक है। ये 137 सेक्शंस के साथ टीपीए खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग एविडेंस ये शुरू करेंगे। 2 दिन बीच में, इन 2 दिनों में एविडेंस नहीं शुरू करेंगे, लेकिन कानून की चर्चा होगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ले सकते हैं कि 1-2 दिन उसमें कर लेंगे और सोमवार से अधिकृत तौर पर एविडेंस शुरू करेंगे, अगर भगवान जी ने चाहा तो, ठीक है। शेष अगली क्लास।